मुझे नहीं पता, उसने मेरी गोदी में उस बच्चे को रख दिया। बताइए, अब मुझे नहीं पता उस समय कि वो जो बेबी है वो बेबी गर्ल है कि बेबी बॉय है। बट सीक्वेंस वाइज इस पूरे चैनल पर डालने वाला हूं, जिसमें आज हमारे पास नाउन की प्रोटेक्टिव नाउन इज अ वर्ड दैट नेम अ ग्रुप ऑफ पीपल ऑब्वियसली। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सभी को पता है, आज मैं आपके सामने नाउन और उसके प्रकार सभी के सभी डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूं। सबसे पहले जानेंगे कि नाउन होता क्या है, साथ ही साथ उसके टाइप्स क्या होते हैं। इसी के साथ साथ आपको आज मैं बताने वाला हूं कि कुछ ऐसे नाउन जो जनरली अगर हम लोग सही से ना पढ़ें तो कभी हमें पता ही नहीं चलते। आप लोगों ने मेरा इस सीरीज का सबसे पहला वीडियो देखा होगा, जिसमें मैंने आपको सारे के सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था। साथ ही साथ मैंने बताया था कि मैं इस पूरी ग्रामर की सीरीज को बहुत अच्छे से आपके सामने लेकर आने वाला हूं। तो हाँ, चलिए स्टार्ट करते हैं, जिसका सबसे पहला भाग है नाउन। अगर आप लोग नाउन को बहुत अच्छे से समझ जाते हैं तो आप, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो, CUET हो, चाहे SSC का हो, चाहे NDA का हो, जिसमें बेसिक ग्रामर या बेसिक पार्ट्स ऑफ स्पीच पूछा जाता है, आप उसे बहुत आसानी से कर सकेंगे। बिना किसी डिले के हम शुरू करेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच की सबसे पहला पार्ट, जिसका नाम है नाउन। जैसे कि आप सभी को पता है नाउन होता क्या है और इसकी डेफिनेशन। अच्छा, आपके सामने सबसे पहले एक डेफिनेशन है, अ नाउन इज अ वर्ड दैट नेम, अ नाउन इज अ वर्ड दैट नेम्स, अब ध्यान देना, किसका? पर्सन, प्लेस, थिंग, एनिमल, आइडिया। उसके नाम से ही क्लियर होता है क्या? किसी व्यक्ति विशेष का नाम, किसी जगह का नाम, किसी वस्तु, कोई एनिमल और कोई आइडिया। आइडिया की बात कर रहे हैं हम लोग, तो उसके बारे में भी जानेंगे कि नाउन को हम लोग बहुत अच्छे से जानने वाले हैं। सबसे पहले एक स्पेशल कोड आप यहां देख रहे होंगे, इसके पहले आपने शायद कभी नहीं देखा होगा कि आप लोगों ने गिनती या कभी भी आपने काउंटिंग 1 2 3 4 5 की है क्या? कभी आपने ऐसा देखा है कि 5 4 3 और 2? जी हाँ, अगर नहीं देखा है तो आज आपको मैं इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा कि नाउन सच में कितने इंटरेस्टिंग होते हैं। बस उन्हें जानना, सही से जानना और उनके बारे में सही से पता होना चाहिए। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि बेसिक, हम लोग शुरुआत से केवल यही नाउन पढ़ते हैं, जिसमें हमारे पास है प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, एब्स्ट्रैक्ट और मटेरियल। इसको आगे हम लोग बहुत डिटेल पढ़ने वाले हैं। अब आप देख रहे हैं चौथे नंबर पर कुछ है हमारे पास। जी हाँ, कॉन्क्रीट, कंपाउंड, काउंटेबल, अनकाउंटेबल, यानी कि जो काउंट होने के लायक हो काउंटेबल और जो काउंट नहीं हो सकते वो अनकाउंटेबल। यस, उसके बाद में ये तीसरे नंबर पर क्या देख रहे हैं आप लोग? जेंडर, नंबर, केस और सबसे इंपॉर्टेंट नाउन। आई थिंक इसकी कभी चर्चा होती ही नहीं है। आज मैं अपनी इस वीडियो के माध्यम से आपको ये पूरी की पूरी सीरीज बहुत अच्छे से बताने वाला हूं। हम वीडियो ज्यादा लंबा नहीं कर सकते। अगर इसकी डिटेल वीडियो आपको मुझसे चाहिए तो आप मुझे जरूर कमेंट कीजिए, मैं आगे इन सभी की डिटेल वीडियो आपके साथ शेयर करूंगा। तो बिना समय खराब किए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला, आप याद रखना, मेरी हर एक पर्टिकुलर वीडियो यानी कि जो आगे आने वाली मेरी डिटेल है उसमें कोड है, 5 है, 4 है, 3 है और 2 है। यानी कि जहां 5 लिखा होगा वहां हम इनकी बात करेंगे, जहां 4 होगा वहां हम इसकी बात करेंगे, जहां 3 होगा वहां हम इसकी बात करेंगे और जहां 2 होगा वहां हम इसकी बात करेंगे। बहुत बच्चे अपने एग्जाम में, यानी कि जब उनके बोर्ड के एग्जाम होते हैं या मान लीजिए कोई भी कंपटीशन का एग्जाम होता है, बच्चे पढ़ते तो हैं पर उन्हें उनका बेस कभी क्लियर नहीं होता। इस वीडियो के माध्यम से और कहीं ना कहीं आज मेरी इस पूरी नाउन की प्रॉपर, अगर आप इस पूरी सीरीज को देख लेते हैं, उसके बाद कभी आपको ग्रामर में परेशानी नहीं आने वाली, ये मेरी आपसे गारंटी है। पहले हम लोग जैसे कि मैंने आपको पहले वाली वीडियो में पार्ट ऑफ स्पीच की डिटेल बताई थी, उसके बाद मैंने आपसे कहा था कि आप इंतजार कीजिए, मैं सारी की सारी वीडियो सीक्वेंस वाइज इस पूरे चैनल पर डालने वाला हूं, जिसमें आज हमारे पास नाउन की प्रॉपर डिटेल आने वाली है
उसके बाद में इसके आगे का नाउन है, प्रोनाउन है, फिर एडजेक्टिव है, वर्ब है, एडवर्ब है, प्रीपोजिशन है, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन। सभी वीडियो आपको यहाँ मेरे इस पूरे चैनल पर मिलेंगी। बस आप मेरे साथ जुड़े रहिए और जानते रहिए पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम फटाक से इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं किस नाउन के बारे में? यस, प्रॉपर नाउन। इसी के नाम से क्लियर है। देखिए, आप सब लोग जानते होंगे कि मैं किसके बारे में बात कर रहा हूं। मैं बात कर रहा हूं ऐसी नाउन जो अपने नाम से ही जानी जाती है। कैसे? नेम अ स्पेसिफिक, जैसे आइए बात कर लेते हैं। कोई पर्सन का नाम हो, कोई प्लेस हो, कोई वस्तु हो, ऑलवेज बिगिन विद अ कैपिटल लेटर। आप इसमें दो बातों का बहुत अच्छे से ख्याल रखिए। कभी भी इस नाउन को अगर आप कहीं भी लिखते हैं तो उसका पहला लेटर कैपिटल रखिए। साथ ही साथ में ये अपने आप में कैसी है? हाँ, अनोखी है, एक ही है, प्रॉपर है। जैसे कि रोहन, आप देख रहे हैं यहाँ लिखा हुआ है रोहन, तो रोहन किसी का नाम है। ऐसे ही मैंने बोला दिल्ली, तो दिल्ली भी क्या है? एक पर्टिकुलर सिटी का नाम है। मैंने सिटी नहीं बोला है, जैसे भी सिटी बोलूंगा ना तो नाउन चेंज हो जाएगी। क्लियर हुआ? यस। आप इसमें इस बात का बहुत ध्यान देना, कभी भी लिखते हैं, कभी बात बहुत बच्चे क्या करते हैं, दिल्ली को ऐसे लिख देते हैं। सो नहीं, दिस इज नॉट राइट। या राहुल को ऐसे लिख देते हैं, जी नहीं, ये बिल्कुल गलत तरीका है। अगर रूल दिया हुआ है तो हमें उसे फॉलो करना पड़ेगा। ओके, सेकंड, फटाफट स्टार्ट करते हैं। यस, कॉमन नाउन। आप ये वर्ड बहुत बार सुन चुके हैं, कॉमन क्या होता है आइए जानते हैं। अ कॉमन नाउन इज अ जनरल नेम। यहां देख रहे थे स्पेसिफिक, और यहां पर आपका क्या है? जनरल। जनरल क्यों? चलिए, यहां लिख दिया मैंने रोहन, यहां लिख दिया मैंने राहुल। अब आपको पता है ये नाम कैसे, ये है आपके प्रॉपर। लेकिन अगर हम वहीं पर बात करते हैं, इनके बीच में एक बात तो कॉमन है। क्या? ये दोनों लड़के हैं, यानी कि यस, वॉइस कॉमन। तो इनके बीच में क्या है? जनरल नेम फॉर पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। एग्जाम्पल देखते हैं इसका। इट डज नॉट नेम अ स्पेसिफिक पर्सन और प्लेस। ये किसी स्पेसिफिक पर्सन या प्लेस का नाम नहीं होता, ये जनरल होता है। जैसे कि सिटी, क्लास, टीचर, आप समझ रहे होंगे। जैसे कि द बॉय इज रनिंग, बॉय क्या है? कॉमन है, ठीक है ना। उसी के साथ हम लोग बात करते हैं, तीसरे नंबर पर आता है हमारा कलेक्टिव नाउन। अ कलेक्टिव नाउन इज अ वर्ड दैट नेम अ ग्रुप ऑफ पीपल, ऑब्वियसली पीपल, एनिमल्स और थिंग्स टेकन टुगेदर एज वन। सीधी सीधी बात है, लोगों के ग्रुप को या किसी फल फ्रूट के ग्रुप को या किसी झुंड को आप एक स्पेसिफिक नाम दे दो। बहुत आसान है, आप समझिए। जैसे क्या लिखा हुआ है? टीम। टीम यानी कि कितने हैं उसमें? टीम में कौन खेलते हैं? खिलाड़ी, प्लेयर्स। यस। क्लास किस? क्लास मतलब स्टूडेंट्स। जब हम क्लास बोलते हैं तो क्लास तो एक ही है, पर उसके अंदर बहुत सारे क्या हैं? स्टूडेंट, कलेक्टिव है। वैसे ही फैमिली में आपके फादर हैं, मदर है, ग्रैंडफादर है, ग्रैंड मदर है, तो सभी मिलाकर क्या बनते हैं? फैमिली। बंच, गुच्छा, चाहे फिर वो चाबियों का हो, चाहे फिर वो फ्रूट्स का हो। आप लोगों ने एक फ्रूट्स के बारे में सुना होगा, नाम है ग्रेप्स। यस, एग्जैक्टली। हम लोग उसको बंच के नाम से भी मतलब हम उसमें स्पेसिफिक उसको हम लोग बंच कहते हैं, बंच ऑफ ग्रेप्स। उसको ग्रेप्स नहीं बोलते, बंच ऑफ ग्रेप्स बोलते हैं। यस, हर्ड, एक ग्रुप। ओके, ग्रुप हो गया। लिखा हुआ है यहाँ पर द टीम वन द मैच, द टीम वन द मैच। तो यहां पर मैच कौन जीता है? यस, टीम में कोई एक व्यक्ति तो था नहीं, एक प्लेयर तो था नहीं, पूरे प्लेयर्स का एक ग्रुप, दैट इज अ कलेक्टिव नाउन। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा है तो मुझे आगे अच्छे से कमेंट करके बताते चलिए। उसके बाद हम लोग शुरू करने वाले हैं। इसी के दो नाउन और भी है, आपको पता ना 5 की सीरीज है, तो 5 की सीरीज के अंदर में हमारे पास प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव हो गया, और साथ ही साथ में अब है एब्स्ट्रैक्ट। बॉस सबसे यूनिक नाउन है। जितनी भी नाउन होती है उसका अपोजिट ले लीजिए, एब्स्ट्रैक्ट। सबको पता है एक ऐसी नाउन, आप इसकी डेफिनेशन से समझ सकते हैं। क्या है डेफिनेशन? ध्यान से देख, आप तो डेफिनेशन देखते चलिए, मुझे सुनते चलिए, आपकी नाउन एकदम क्लियर हो जाएगी। यस, एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द नेम ऑफ अ फीलिंग, क्वालिटी, आइडिया और स्टेट।
दैट कैन नॉट बी सीन और टच। अब जिसे देख ही नहीं सकते या टच ही नहीं कर सकते, आपके मेरे हाथ में मार्कर दिख रहा है ना, तो मैं इसको देख सकता हूं और ना ही मैं इसको टच कर सकता हूं, तब ये एब्स्ट्रैक्ट है। लेकिन मैं इसको देख भी सकता हूं और टच भी कर सकता हूं, तो ये कौन सा हुआ? कॉन्क्रीट नाउन। अभी इसके बाद ही आने वाला है, हम उसके बारे में जानेंगे। उसके बाद में है मटेरियल नाउन। कोई भी नाउन अपनी जिस मटेरियल से बनी होती है उसको उसका मटेरियल नाउन कहते हैं। फटाफट जानते हैं, इजी है। अ मटेरियल नाउन इज अ नेम ऑफ सब्सटेंस। सब्सटेंस मतलब होता है वो पदार्थ जिससे वो बनती है या वो मटेरियल। फ्रॉम विच थिंग्स आर मेड। इयररिंग्स गोल्ड के होते हैं। आप देख रहे हैं ये जो कड़ा आप देख रहे हैं ये सिल्वर का है। वैसे ही ये जो टी शर्ट आप देख रहे हैं ये कपड़ा यानी कि ये टी शर्ट आप देख रहे हैं कपड़ा यानी कि कॉटन। यानी कि जो नाउन जिस पर्टिकुलर मटेरियल से बनी होती है उसे कहते हैं मटेरियल नाउन। बहुत सरल है। आप यहां देखिए, दिस रिंग इज मेड ऑफ गोल्ड। रिंग किससे बनी है? सोने से, गोल्ड से। द टेबल इज मेड ऑफ वुड। टेबल किससे बनी है? लकड़ी से। तो एक बार रिपीट करते हैं, फिर हम आगे चलते हैं। यस, देखिए मैंने आपके सामने बताया था 5, 4, 3, 2। 5 में था प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, एब्स्ट्रैक्ट और मटेरियल। फिर मैंने आपको समझाया था इसमें, देखिए पहला प्रॉपर, ठीक, और आपको मैंने बताया था जिसके अंदर स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस, थिंग, और जिसको शुरुआत ही कैपिटल लेटर से की जाती है उसकी, ठीक है ना। कॉमन यानी कि जो सभी के साथ लगा सकते हैं। मैंने यहाँ पे भले ही एक एग्जांपल दिया है, आप लिख सकते हैं, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, जैसे कि बॉय है, गर्ल है, सिटी है, स्कूल है, डॉग है, बुक है। क्यों? बुक बहुत अलग अलग सब्जेक्ट की होती है, पर कॉमन में क्या आ गया? बुक। जैसे कि रोहिणी है, रीता है, गर्ल्स, इनके नेम है, ये प्रॉपर है, लेकिन जैसे ही मैंने गर्ल्स बोला ये कॉमन हो गई, ठीक है ना। ऐसे कलेक्टिव में बताया था मैंने आपको, जैसे कि टीम है, क्लास है, फैमिली है, बंच है, और किसी स्पेसिफिक। आगे मैं इस वीडियो के बाद अपने नोट्स आपके साथ शेयर करूंगा। आप उस नोट के माध्यम से पूरी चीजों को बहुत अच्छे से लिख सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं और मेरे से बहुत अच्छे से इस कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं हमारी अगली सीरीज। ओके, ये हो गया था मटेरियल। चलिए अब आता है कोड नंबर 4। पहले में 5 नाउन थी जो कि जनरली हम लोग स्कूल में भी पढ़ लेते हैं और हर जगह हमें ये पढ़ने को मिल जाते हैं। लेकिन जैसे जैसे हम लोग ऊपर जाएंगे, आप लोगों ने अक्सर देखा होगा, कभी भी हम लोग माउंटेन पर चढ़ते हैं। आपने देखो, मैं आपको पहले समझा देता हूँ। आप कभी भी माउंटेन पर चढ़ते हो तो माउंटेन पर जब हम लोग यहाँ होते हैं तो बहुत लगता है कि यार यहाँ पहुंचना इज वेरी इजी, क्योंकि आप लोग चढ़ना स्टार्ट कर देते हो। तब तक तो आपको फील नहीं होता। जैसे ही आप थोड़ा ऊपर पहुंचते हो ना, तो देखिए ये 5 हो गया। उसके बाद जब आप पहुंचते हो तो थोड़ा आपको थकावट होती है, सांस फूलने लगती है, तो वो हो गया हमारा 4था। अब लगता है यार एक काम करता हूं, ऊपर तो मैं जा नहीं पा रहा हूं, नीचे चलता हूं। वहीं से हम लोग चीजों को छोड़ देते हैं। कोई भी चीज होती है ना, हम उसको बीच से ही छोड़ते हैं। अब यहां आते ही आ गया 3, 4, 3, 5, 4 और 3। बच्चों जो इसके 2 पर पहुंचता है बस उसी को कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। बहुत बच्चे स्टार्ट तो कर देते, देखते भी हैं, ओके, उनको अच्छा भी लगता है, पर जैसे जैसे कॉन्सेप्ट थोड़ा डिफिकल्ट होने लगते हैं वो उसको वहीं पर छोड़ देते हैं। मैं आपसे कह रहा हूं, एक बार आप इसको पूरा देखिए, आपका नाउन और उससे जुड़े सारे टाइप, सारे काइंड्स एकदम क्लियर हो जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये आपका क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं 4 के अंदर में आपको पता है, मैंने बताया था, आप तो इस कोड को याद रखिए। जैसे कि इसके अंदर में कॉन्क्रीट नाउन है, पहला कॉन्क्रीट है, दूसरा कंपाउंड है। आपको ये नाउन आना चाहिए, कॉन्क्रीट नाउन आना चाहिए, कंपाउंड नाउन आना चाहिए। हम सुनते तो हैं पर कभी सीखते नहीं हैं। आज आपको अगर सीखने का मौका मिल रहा है तो जरूर सीखिए। देखिए, इस पूरे देश के अंदर सीखने वाले बहुत हैं पर सिखाने वाले बहुत ही कम। जबकि हम क्या सीखना चाहते हैं, अगर हमें वो मिल जाए तो हम उस चीज को बहुत आसानी से सीख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। कंक्रीट, ये आपका वो वाला कंक्रीट नहीं है जिससे हमारे घर बनते हैं। बेसिकली आप लोगों को मैंने एक नाउन बताया था, उसका नाम था एब्स्ट्रैक्ट। अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था एब्स्ट्रैक्ट नाउन। बच्चों ये नाउन जस्ट इस नाउन के अपोजिट होता है।
एब्स्ट्रैक्ट नाउन को ना तो हम देख सकते हैं ना टच कर सकते हैं। अच्छा, हमारे 5 सेंस होते हैं, एक होता है सूंघने का, एक होता है देखने का, एक होता है सुनने का, एक होता है टेस्ट करने का, 4 हो गए, और एक होता है टच करने का, 5 हो गए। जिस 5 सेंस से हम इसको नहीं समझ सकते वो एब्स्ट्रैक्ट है, और जहां 5 और सेंस काम करते हैं वो कॉन्क्रीट है। एक दूसरे के अपोजिट नाउन होते हैं। कैसे, इसकी डेफिनेशन समझते हैं। अ कॉन्क्रीट नाउन इज द नेम ऑफ समथिंग दैट कैन बी, इजी एकदम, सीन, देख सकते हैं, टच, फील कर सकते हैं टच करके, हियर, दैट इज द हर्ड, सुन सकते हैं उसको, स्मेल, सूंघ सकते हैं, एंड टेस्ट, जिसको हम अपने टेस्ट वर्ड से टेस्ट कर सकते हैं, वो है मटेरियल, सॉरी कॉन्क्रीट। क्लियर हुआ? कॉन्क्रीट नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। उसके बाद में आता है कंपाउंड। अब कंपाउंड के बारे में मैं आपसे क्या ही बोलूं, मतलब अपने आप में एक धुरंधर नाउन है, मतलब आपको आना ही चाहिए। अगर आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं ना, और अगर उसमें पार्ट स्पीच आता है तो वो आपको नाउन आना चाहिए, और नाउन के साथ साथ कंपाउंड नाउन तो आना ही चाहिए, क्योंकि ये कंपटीशन की सोल है। इसके बिना कोई भी कंपटीशन का एग्जाम बनता ही नहीं है, ठीक है ना। कई बार हमारे एग्जाम में भी आता है। तो कंपाउंड नाउन इज मेड बाय जॉइनिंग 2 मोर वर्ड्स टू फॉर्म 1 नाउन। एकदम मक्खन है, बस समझने के ऊपर है। कैसे, देखिए एग्जाम्पल, सुबह सुबह आप लोग क्या करते हैं, टूथपेस्ट करते हैं ना, टूथ यानी कि दांत, और पेस्ट, दोनों को जोड़ दो। अगर मैंने यहां टूथ लिखा, टूथ तो हमारा दांत होता है, और पेस्ट तो कोई भी हो सकता, लेकिन जब हम इन दोनों को जोड़ते हैं तो हमारे पास केवल एक सिंगल नाउन आती है, जिसका नाम होता है टूथ और पेस्ट। टूथपेस्ट होता तो एक ही है ना, यहां पे तो ये 2 चीजें हो गई, पर यहां मिलकर ये एक ही बन जाता है, ठीक है ना। तो हमारे पास और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। क्लास, रूम, अगर अलग करते हैं तो क्लास अलग होती है और रूम अलग होता है, लेकिन अगर इन दोनों को जोड़ देते हैं तो एक नई नाउन बन जाती है, इसका नाम है कंपाउंड नाउन। बस स्टॉप, आप जानते ही होंगे, यहां बस अलग है, स्टॉप अलग है, और जोड़ दें तो एक ऐसी जगह जहां पर बस रुकती है और हम चढ़ते या उतरते हैं बस से। फुट, बॉल, फुट हमारा पैर होता है, जो बताइए आपको, और बॉल, अगर इनको जोड़ देते हैं तो एक अलग ही नाउन बन जाती है, इसका नाम है फुटबॉल। इससे आप समझोगे, माय क्लासरूम इज क्लीन। क्लासरूम, मैं आपको एक चीज बोलना चाहता हूं, आपको भले ही मैं आपको ये बहुत जल्दी जल्दी पढ़ा रहा हूं, लेकिन ये बहुत डिटेल होते हैं। मेरे कहने पर एक बार कॉन्क्रीट, कंपाउंड, काउंटेबल, अनकाउंटेबल, जेंडर, नंबर, केस, जितनी भी नाउन में भी आपको आगे पढ़ाऊंगा, इसको बहुत डिटेल में पढ़िए। आप विश्वास मानिए, एक बार आप इसे ध्यान से पढ़ेंगे ना, उसके बाद आपको ये पार्ट्स ऑफ स्पीच और इससे जुड़े सारे के सारे जो इसके पार्ट आपको अच्छे लगना शुरू हो जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके आगे 2 हो गए हैं, इसमें 4 है ना, ये 2 और है। यस, काउंटेबल है, यानी कि जिनको गिना जा सकता है, काउंटेबल, और बॉस जिन्हें हम नहीं गिन सकते वो है अनकाउंटेबल। क्लियर हो गया, जिसे गिन लो वो काउंटेबल है, और जिसे आप नहीं गिन सकते वो अनकाउंटेबल। अभी मैं कुछ ऐसी नाउन के नाम लूंगा आपके सामने जो बचपन से आपको लगता है कि मैं इसको तो गिन सकता हूं, पर वो कभी गिनी नहीं जा सकते, और जिसे लगता है हम गिन नहीं सकते उन्हें हम गिनते हैं। चलिए जानते हैं। चलिए, आपको उनके नाम से क्लियर हो रहा होगा, काउंटेबल और अनकाउंटेबल। चलिए पहले हम इनकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। अ काउंटेबल नाउन इज अ नाउन दैट कैन बी काउंटेड। सीधी सीधी बात है, जिसे काउंट कर सकते हैं, कोई भी नाउन जिसे काउंट कर सकते हैं। चलिए हम बात करते हैं एक गिलास की। देखिए, यस, आप मेरे हाथ में गिलास देख रहे हैं और गिलास में पानी भी देख रहे हैं, तो ये पानी है, मैं पी लेता हूं। अभी मेरे हाथ में क्या था, गिलास, और मैंने क्या पिया, पानी। बताइए इन दोनों में से मैं क्या गिन सकता हूं, गिलास के पानी? सोच के बताइएगा। जी हां, मैं केवल गिलास गिन सकता हूं, उसके अंदर का पानी नहीं। तो आप बोलते हैं सर, हम तो कहते हैं कि पानी गिना जा सकता है। आप पानी को गिन नहीं सकते, तो उसे मेजर कर सकते, ठीक है ना। आगे बात करेंगे इसके बारे में, जैसे कि बुक, पेन, एप्पल, चेयर,
These all the things now we can count. Is it? Similarly, uncountable में क्या होता है? An uncountable noun is noun that cannot be counted separately. क्या लिखा हुआ है? देखिए, water, milk, sugar and rice. These all the things we can't count it. आप जरा ध्यान देना, जैसे राइस है, आप राइस का पैकेट ला सकते हैं मार्केट से. So what we are getting from the market, rice or packet? Yes, exactly, we are getting packet. Similarly, sugar, what we are getting? Sugar. So sugar आप क्या उसका दाना काउंट करके लाते हैं? जी नहीं, आप उसको मेजर करके लाते हैं. आप उसका पैकेट या आप उसका जैसे भी आपके यहाँ आता हो उस पर लाते हो. मिल्क, तो what we are getting? Exactly, we are counting milk? No, we are counting the packet. और टेट्रा पैक जो भी आता है या बॉटल, हम वही काउंट करते हैं. वाटर, एग्जैक्टली वाटर. आपने अक्सर देखा होगा जब भी आप रेस्टोरेंट में जाते हैं तो आपसे जो सर्वर है वो पूछता है, मैम हाउ मच वाटर, हाउ मच. यहां मच वर्ड आता है अनकाउंटेबल के लिए. अब हमेशा याद रखना, मच, और काउंटेबल के लिए मैनी. एंड इफ यू आर बाइंग वाटर बॉटल, तो where you will get, you will say, वो पूछेगा आपसे, that shopkeeper will ask how many water bottles ma'am do you want? Exactly, how many water bottles do you want? यहाँ वो many बोल रहा है क्योंकि बेटा वहां वो पानी की बॉटल्स के बारे में बात कर रहा है, और बॉटल्स काउंट कर सकते हैं बट पानी काउंट नहीं कर सकते, वाटर काउंट नहीं कर सकते. जब लूज वाटर को जग से ग्लास में डाला जाता है ना, तब मच आता है क्योंकि वहां पानी आ रहा है. लेकिन जब हम बॉटल्स खरीद रहे हैं, पैकेट खरीद रहे हैं, तब हम उसमें मैनी यूज करते हैं. बहुत सरल है, आप विश्वास मानिए. अगर आपका इसी तरह से मुझे सपोर्ट और प्यार मिलता रहेगा तो मैं बहुत जल्द इन सभी की डिटेल वीडियो आपके साथ शेयर करूंगा. चलिए आगे चलते हैं. मैं उम्मीद करता हूं, अभी फिलहाल मैं नहीं कह रहा हूं कि ये टॉपिक इतना ही है, इसमें बहुत कुछ पढ़ने को है और आप इंतजार कीजिए, बहुत जल्दी मेरी डिटेल वीडियो इन सभी टॉपिक पर आने वाले हैं. चलिए अब हम 5 4, अब बारी है 3 की. आपको मैंने एक एग्जांपल किया था ना, माउंटेन वाला. हम लोग स्टार्ट किए यहां से, 5 तो मजा आ गया, 4 भी ठीक है. अब बात हो रही है इस 3 की. देखिए डिफिकल्ट तो कुछ भी नहीं है, मैंने लास्ट टाइम भी बोला था, बस थोड़ा लॉजिकल है. हम समझेंगे, डिटेल में जानेंगे और बहुत आसानी से हम इसे समझ लेंगे. चलिए अब हम बात कर रहे हैं जेंडर. आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि हम लोग स्कूल में जेंडर को पढ़े हुए हैं. हम लोग बहुत बार, कई बार हमारे एग्जाम होते हैं या हमारे कोई भी कंपटीशन के एग्जाम, जो बच्चे कॉलेज में हैं, जो बच्चे कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं, या जो बच्चे स्कूल में हैं. और हाँ, मैं आपसे एक बात और बोलना चाहूंगा, बहुत जल्दी मैं पूरे 9th और 10th की जितनी भी ग्रामर है जो उनके बोर्ड में आती है, उस पर स्पेशल वीडियो आपके साथ बहुत जल्दी शेयर करने वाला. चलिए फिल्म स्टार्ट करते हैं. जेंडर. जेंडर एक पर्टिकुलर ग्रुप या समूह को अलग करता है. किस टाइप के समूह को, आइए हम लोग डिस्कस करते हैं. जेंडर टेल्स वेदर अ नाउन इज मेल और फीमेल. क्लियर हुआ, मेल और फीमेल. साथ ही साथ में कॉमन और नाइदर मेल नॉर फीमेल. चलिए मैं आपको एक फनी इंसिडेंट बताता हूं. फनी इंसिडेंट, मैं हॉस्पिटल गया अपने अपनी दोस्त से मिलने के लिए, और मेरी दोस्त की वाइफ को एक बेबी बॉय या बेबी गर्ल, मुझे नहीं पता, उसने मेरी गोदी में बच्चे को रख दिया. बताइए, अब मुझे नहीं पता उस समय कि वो जो बेबी है वो बेबी गर्ल है कि बेबी बॉय है. बताइए मैं क्या बोलूं. उस समय ना तो वो मुझे पता है कि लड़का है और ना ही मुझे पता है कि वो लड़की है. अब मैं क्या बोलूं. कई बार बच्चे इतनी गलती कर देते हैं ना इसमें, और कंपटीशन जब हमारे एग्जाम्स में ये चीजें आती हैं, हमारे नंबर कट जाते हैं. बच्चों, जो न्यू बॉर्न बेबी होता है ना तो वो मेल में होता है, ना ही वो फीमेल में होता है, ना ही वो कॉमन में होता है. वो एक जेंडर होता है, वो होता है न्यूटर में. आइए हम फटाफट इसके बारे में बात कर लेते हैं.
सबसे पहले 4 तरह के जेंडर होते हैं। अगर आपने कहीं पढ़े हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं पढ़े हैं तो आप इस पर्टिकुलर वीडियो के माध्यम से बहुत आसानी से पढ़ सकते हैं। जब तक कि मैं इसको रब कर देता हूं, आप एक बार इसको पढ़ लीजिए। चलिए, तो सबसे पहला है, यस आपने नाम से क्लियर है, मास्कुलाइन। ऐसे जेंडर जो सारे मेल जितने भी पर्सन और एनिमल हैं, जो भी मेल हैं, जैसे बॉय, किंग, लायन, जो भी मेल हैं, चाहे वो एनिमल हो चाहे वो ह्यूमन हो, कोई भी हो। ओके, द किंग रूल्ड द कंट्री। यहां पर किंग है, ध्यान देना, क्वीन नहीं है। चलिए, फेमिनाइन जेंडर, ये बेसिकली फीमेल के लिए लगाया जाता है, ठीक है ना। पर्सन और एनिमल, जैसे कि गर्ल क्वीन, लायनेस, लायन शेर होता है तो लायनेस शेर नहीं होती है ना। ऐसे ही किंग राजा होता है तो क्वीन रानी होती है, बॉय लड़का होता है तो गर्ल लड़की होती है। तो मस्कुलिन किसके लिए हुआ, जो कि सारे के सारे कैसे हैं, मेल। वहीं पर तो फेमिनाइन किसके हुआ, फीमेल के लिए। कॉमन, जैसे कि मान लो मैं टीचर हूं और मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं। अब मैं टीचर हूं तो ऐसे ही मेरे जो मेरा स्टाफ है उसमें बहुत सारे इंग्लिश टीचर मेल भी हैं, बहुत सारे फीमेल भी हैं। तो उस समय मेल टीचर को भी टीचर कह सकते हैं, इंग्लिश टीचर, और फीमेल टीचर को भी टीचर कह सकते हैं, इंग्लिश टीचर। उस केस में हमारे बीच में क्या है, कॉमन। क्या वर्ड है, टीचर वर्ड कॉमन। मैं मेल हूं और वो फीमेल है, लेकिन हम दोनों क्या है, इंग्लिश टीचर। तो वहां पर टीचर वर्ड क्या हो गया हमारा, कॉमन। ओके, वैसे स्टूडेंट मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है, गर्ल भी हो सकता है, बॉय भी हो सकता है। वैसे ही चाइल्ड मेल भी हो सकता है और चाइल्ड फीमेल भी हो सकता है। क्लियर। द टीचर एंटर द क्लास, टीचर वर्ड कॉमन है, वो मेल के साथ भी यूज कर सकते हैं और फीमेल के साथ भी। लास्ट वन इज वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान देना है, न्यूटर जेंडर। ऐसे जेंडर जो बेसिकली हम लोग किसी वस्तु के साथ लगाते हैं या हमें जब पता ना हो कि ये मेल है या फीमेल। कैसे, नेम नॉन लिविंग थिंग्स। तो सर जो बेबी है वो नॉन लिविंग है? जी नहीं, वो बेबी लिविंग है, लेकिन हमें उसके जेंडर के बारे में जब नहीं पता होता तब हम उसके साथ ना तो फेमिनाइन लगा सकते हैं, ना मस्कुलाइन लगा सकते हैं, ना ही कॉमन लगा सकते हैं। हमें उस केस में उसके साथ न्यूटर लगाना पड़ता है। देखिए यहाँ पे मैंने टेबल लिखा है, बॉय लिखा है, कार लिखा है। आप यहाँ बेबी भी लिख सकते हैं अगर आप चाहो, आप गूगल भी कर सकते हैं। आपको अगर कोई डाउट है तो आप उसके बारे में जानकारी आगे भी ले सकते हैं। वैसे जितना मैं बता रहा हूँ उतना कंफर्म है। द बुक इज ऑन द डेस्क, इज इट? फिर से फटाफट समझते हैं इसके बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट है जेंडर। जनरली बहुत कम हमें पढ़ने को मिलता है, इसलिए एक बार इसको अच्छे से समझ लीजिए। जेंडर जो किसी स्पेसिफिक ग्रुप को बताता है, चाहे वो मेल का हो, चाहे फीमेल का हो, चाहे उनके बीच में कॉमन शब्द का हो, चाहे फिर वो वस्तु या एक ऐसी पर्टिकुलर चीज जिसका हमें जेंडर पता ना हो, हम सब उसको न्यूटर में डालेंगे। तो मस्कुलाइन, फेमिनाइन, कॉमन और न्यूटर। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आता है तो एक बार आप वीडियो को फिर से देख लीजिएगा। इसको आप चाहें तो कॉपी भी कर सकते हैं, लिख भी सकते हैं और अपने नोट बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट, अब तीसरे का दूसरा, इसमें तीसरे का दूसरा, 3 नंबर पर दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट है नंबर। बॉस, ये पूरे के पूरे सेंटेंस की जान होती है। आप सबको पता होता है कि करने वाला व्यक्ति, आप लोगों ने एक सेंटेंस, जब मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था सेंटेंस के बारे में, तो आप लोगों ने सेंटेंस के बारे में क्या जाना था? सेंटेंस में एक सब्जेक्ट होता है और इसी सब्जेक्ट के बेस पर हम लोग लगाते हैं हेल्पिंग वर्ब। एक है सिंगुलर है तो हम लोग इज लगा देते हैं, और बच्चा अगर एक से ज्यादा है तो हमें आर लगाना पड़ता है। तो हमें ये जानना होता है कि सेंटेंस के अंदर जो सब्जेक्ट है वो कितने हैं, एक है, एक से ज्यादा है, उसके लिए हम लोग नंबर यूज करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, आप इन्हें पढ़ के चलिए, आपके बहुत काम आएंगे। नंबर शोज वेदर अ नाउन मीन 1 और मोर देन 1। नाउन एक है या एक से ज्यादा है। कहां? आपको पता होता है ना, हमारा जो सब्जेक्ट होता है सेंटेंस में, सब्जेक्ट और सेंटेंस में जो ऑब्जेक्ट होता है बच्चों, ये दोनों की दोनों ना नाउन से ही बनते हैं। किससे बनते हैं? ये दोनों की दोनों। आपको शायद यहाँ दिख नहीं रहा होगा तो मैं इसको आपको यहाँ लिख देता हूँ। ये जो हमारी नाउन होती है ना बच्चों, नाउन, इससे हमारा ना सेंटेंस में सब्जेक्ट भी बनता है और इससे हमारा सेंटेंस में ऑब्जेक्ट भी बनता है। आप बहुत अच्छे से इनके बारे में समझ लेना। चलिए, टाइप्स ऑफ नंबर में क्या है? शोज द वन पर्सन, एनिमल, प्लेस और थिंग। ओके, बॉय,
कैट, बुक। ओके देखिए एक ही है ना बॉय, तो इज आ गया। अब नीचे देखना आप लोग, सिमिलरली सिंगुलर एंड उसी पे जुड़ा हुआ है हमारा प्लूरल, शोज मोर देन वन। यस, सिंगुलर, यहां हम लोग कह सकते हैं, इनको वचन भी कहते हैं, एक वचन और बहुवचन, सिंगुलर एंड प्लूरल। एग्जाम्पल है बॉयज, कैट्स, बुक्स। एक से ज्यादा है, आर आएगा, एक ही है, इज आएगा। आप लोगों को पता होना चाहिए, हमारे कुछ हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर के लिए आते हैं और कुछ हेल्पिंग वर्ब हमारे आते हैं प्लूरल के लिए। हमें याद रखना है, कंफ्यूज कहीं भी नहीं होना है। नंबर वचन होते हैं, इसको एक वचन भी कह सकते हैं और बहुवचन भी कह सकते हैं, सिंगुलर नंबर एंड दी प्लूरल नंबर। एग्जैक्टली, ओके। चलिए, नंबर में कुछ नहीं था, जब सब्जेक्ट एक हो, सेंटेंस में करने वाला व्यक्ति एक हो, सब्जेक्ट एक हो तो सिंगुलर नंबर आता है, एक से ज्यादा हो तो प्लूरल नंबर आता है। चलिए, अब लास्ट केस, क्या समझे थे केस से? ये वाला? जी नहीं। या जो काला कोट पहन के केस लड़ते हैं वो वाला? वो भी नहीं, ये इंग्लिश का केस है। कभी कभी मैं आपसे फिर वही बोला था कि सीखने वालों की कमी नहीं है, बस कमी है तो सिखाने वालों की। साथ ही साथ सही चीज सही समय पर सही व्यक्ति के पास पहुंचनी चाहिए। मैं आपके लिए लेके आया हूं केस, समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं और कंपटीशन के ये सोल होते हैं। केस shows the relation or pronoun to other word in the sentence। मैं आपको इतना घुमा के नहीं, सीधा सीधा समझाऊंगा आपको। यहां पर ये चौथा थोड़ा साइड रखना, पहले हम लोग तीन की बात करते हैं। पहला है हमारे पास सब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव का दूसरा नाम नॉमिनेटिव केस भी होता है। आपको सब्जेक्टिव भी याद रखना है। अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे थोड़ा केस वाली भाषा बोलनी है तो आप नॉमिनेटिव भी बोल सकते हैं, सब्जेक्टिव से काम चल जाएगा। वैसे ही इसका नाम ऑब्जेक्टिव है, इसका एक नाम और भी होता है, आप ऑब्जेक्टिव याद रखिए इसमें केवल। और एक है पजेसिव। पजेसिव केस के बारे में हम लोग बात करेंगे अभी, पहले मैं आपको समझाता हूं सब्जेक्टिव केस क्या होता है। द नाउन इज द सब्जेक्ट, द नाउन इज द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। एकदम सरल है। कैसा? देखिए, आप तो इस एग्जाम्पल पर ध्यान दीजिए। अभी मैं आपके सामने एक एग्जांपल रखा हूं, रवि बॉट अ बुक। यानी अब देख रहे हैं, देखना, रवि, उसके बाद में लिखा है बाय की सेकंड फॉर्म क्या हो गया? यस, बॉट अ बुक। अभी हम इसी सेंटेंस को सब्जेक्ट में समझेंगे और इसी सेंटेंस में इसी सेंटेंस से हम लोग समझेंगे ऑब्जेक्टिव केस। सबसे पहला आप देख रहे हैं रवि, यानी कि आप लोगों को है ना इस केस के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट रखना है वर्ब को। यानी कि ये वर्ब से पता कर सकते हैं कि कौन सा केस सब्जेक्टिव है, कौन सा केस नॉमिनेटिव है, और सॉरी कौन सा केस सब्जेक्टिव है, कौन सा केस ऑब्जेक्टिव है, कौन सा केस पजेसिव है। एकदम सरल होते हैं, बस एक बार आप इन्हें समझिए। देखिए, तो आप बोलोगे कि दिख रहा है ना कि मैंने क्या खरीदा? बुक खरीदा। पर आप बोलोगे कौन खरीदा? कौन? हु। तो उस समय पर सब्जेक्ट, कौन खरीदा? रवि खरीदा, तो सब्जेक्टिव केस आ गया। वहीं अगर मैं सेम इसी केस में सेम सेंटेंस को लिखकर और फिर मैं आपसे बस ये पूछूं कि रवि ने खरीदा, तो अब आप बोलोगे क्या खरीदा? तो आप बोलोगे अ बुक। पहले केस में खरीदा बुक, तो आप बोलोगे किसने? रवि ने। रवि कौन है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट बोले तो सब्जेक्टिव केस, नॉमिनेटिव केस। अब रवि ने खरीदा, अब रवि ने क्या खरीदा? तो अ बुक। तो यहां पर अब क्या आ गई? बुक। तो ये आ गया हमारा ऑब्जेक्टिव। सीधा याद रखिए, सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है सब्जेक्टिव केस है, सेंटेंस में जो ऑब्जेक्ट है वो उसका ऑब्जेक्टिव केस है। बीच में होती है वर्ब जो बताती है कि खरीदा है तो किसने, और अगर ये खरीद कर लाया है तो क्या। बस इसी से हम पता कर सकते हैं सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस। नाम बहुत बड़ा है इसका और डरावना भी है केस, लेकिन सरल कॉन्सेप्ट है। उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे। तीसरे पर आते हैं पजेसिव। आई थिंक इसको आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन जब कभी भी बात आती है इसको समझने की तब हमें समझ में नहीं आता। पजेसिव
आई थिंक आप लोगों ने एपोस्ट्रोफीज पढ़े होंगे, नहीं पढ़े हैं तो हम पढ़ लेंगे। इसी के अंडर में आता है एपोस्ट्रोफी। हम कभी पढ़ते ही नहीं है तो हमें पता ही नहीं चलता कि क्या क्या चल रहा है हमारे आसपास। देखिए, शोज ओनरशिप और पोजीशन, यानी कि मालिकाना और अधिकार। इसको आई थिंक हिंदी में अधिकार कहते हैं बच्चों, इसको कहते हैं मालिकाना। और बच्चों ये सब हमें कौन बताता है? पजेसिव केस। आप एक एग्जांपल देखिए, दिस इज रिया एपोस्ट्रोफी एस बुक। ये बुक किसकी है? रिया के ऊपर एक एपोस्ट्रोफी लगा हुआ है, फिर एस, ये एपोस्ट्रोफी वर्ड है, एपोस्ट्रोफी एस, रिया बुक। ठीक है ना। आखिरी की बात कर लेते हैं, एक और आखिरी केस है जिसका नाम है वोकेटिव केस। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट केस है। यूज टू कॉल और एड्रेस समवन। इसके सेंटेंस को समझिए। टीचर, फिर एक कॉमा लगा हुआ है यहाँ पर, टीचर मे आई कम इन। तो यहां पर यानी किसी को बुलाया जा रहा है, लिखा हुआ है एड्रेस समवन। तो टीचर, उसके बाद में एक छोटा सा कॉमा है, उसके बाद में है मैं, लिखा हुआ है सर मे आई कम इन। तो यानी कि इसमें ये वोकेटिव केस है। आप इसके बारे में और डिटेल मेरी जो उसकी पूरी स्पेशल वीडियो बनेगी ना, उस पर देख लेना। चलिए, अब 5 हुआ, फिर 4 हुआ, फिर 3 हुआ, अब बारी है 2 की। ये सबसे स्पेशल है और बहुत कम बच्चे इसके बारे में जानते हैं। मैं फिर से वही बात बोलूंगा कि ये कंपटीशन में पूछे जाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। आप इस कोड को याद रखना। स्टार्टिंग में मैंने कोड बताया था 5 का, फिर 4 का, फिर 3 का, फिर 2 का। आई थिंक बहुत बच्चे कई बार ऐसे पढ़ चुके होंगे, लेकिन उन्हें इस तरीके से कभी पता नहीं चला होगा कि प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, एब्स्ट्रैक्ट, मटेरियल, कॉन्क्रीट, कंपाउंड, काउंटेबल, अनकाउंटेबल, जेंडर, नंबर, केस, जीरेंड और इन्फिनेटिव, ये भी सारे नाउन एक साथ सही से समझे जाएं तो नाउन का पूरा कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर किया जा सकता है। चलिए आगे चलते हैं। 2 नाम पर अपने आप में बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, नाउन के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट। कभी ये नाउन में दिखते भी नहीं है, होते, लेकिन चलिए, वैसे तो एक मस्ती मजाक के लिए मैं आपसे एक बात करना चाह रहा हूं। आप लोगों ने देखा होगा जब किसी की शादी होती है तो एक लड़की अपने एक घर से दूसरे घर आती है। एक घर को कहते हैं मायका और एक को कहते हैं ससुराल। लेकिन जब लड़की मायके में होती है तब उसके नाम के साथ उसके पिता का नाम यूज होता है, यानी कि फादर का। लेकिन जैसे ही लड़की अपने ससुराल पहुंच जाती है, उसके नाम के पीछे वो अपने हस्बैंड का नाम लगाना स्टार्ट कर देती है। कुछ क्लियर हुआ? वैसा ही कुछ रिलेशन मैं इन 2 चीजों के साथ जोड़ना चाहूंगा। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और ये हमें आना चाहिए। जनरली इनको हम लोग है ना वर्ब फैमिली में पढ़ते हैं। किसमें पढ़ते हैं? वर्ब। आप इसको नाउन में नहीं पढ़ेंगे, आप इसको वर्ब में पढ़ेंगे, क्योंकि पहले इनकी डेफिनेशन पढ़ते हैं, फिर मैं इसके बारे में समझाऊंगा आपको। जो मैंने अभी आपको वो बताया था ना, एक घर से दूसरे घर, तब आपको बहुत आसानी से ये समझ में आ जाएगा। देखिए लिखा हुआ है जेरेंड के बारे में। अ जेरेंड इज अ वर्ब। क्या बोल रहा है? देखना, वर्ब। हम पढ़ कर रहे हैं इसको नाउन में, और ये दिखता भी कैसा है? वर्ब जैसा। एंडिंग इन ing that work as a noun। लो कह रहा है is a verb। a gerund is a verb ending in ing that works as a noun। अब हो गया ना क्लियर? शादी के पहले पिता का नाम, शादी के बाद पति का नाम। वैसे ही ये जो जेरेंड और इन्फिनेटिव हैं, ये वर्ब फैमिली से हैं, पर ये फंक्शन एज ए नाउन करते हैं। बहुत बच्चों को ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते। मैंने आपके सामने एकदम सरल भाषा में ये आपके सामने क्लियर कर दिए। चलिए समझते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं। स्विमिंग, रीडिंग, डांसिंग। ऐसा नहीं है कि ing लगा हुआ है तो सभी जीरेंड है, नहीं। अगर मैंने आपको बताया था सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की तरह कार्य कर रहे हैं, और ये दोनों ही नाउन होते हैं। आपको पता है एक सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट नाउन से बनाए जाते हैं, और ये भी एक नाउन की तरह कार्य करते हैं। बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर हेल्पिंग वर्ब के पहले हमेशा सब्जेक्ट आता है, लेकिन हेल्पिंग वर्ब के पहले ये अजीब सी मेन वर्ब। पहले मुझे भी कंफ्यूजन थी जब मुझे नहीं आता था एक चीज़ है, लेकिन जब हम लोग कॉलेज में आए और अच्छे से पढ़े,
जब हम लोगों ने कंपटीशन एग्जाम दिए तब पता चला कि नहीं, कुछ जेरेंड नाम का भी कोई कॉन्सेप्ट होता है इंग्लिश में, जिसको जानना सभी बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए, यानी कि ये जो वर्ब होती है स्विमिंग, स्विमिंग आईएनजी लगाना लास्ट में, एंडिंग विद आईएनजी, इज। तो बच्चों एक चीज याद रखना, हेल्पिंग वर्ब के पहले हमेशा सब्जेक्ट आता है और सब्जेक्ट हमेशा नाउन से बनता है। भले ये स्विमिंग लिखा हुआ है पर ये स्विमिंग एक वर्ब नहीं है, ये एक नाउन है। और ये कौन सा नाउन है? एक जेरेंड है, याद रखना, भूलना नहीं। जैसे यहां पर सब्जेक्ट बना दिया ना इसने, वैसे ही यहां आई और एंजॉय, यहां आई सब्जेक्ट है, एंजॉय है मेन वर्ब, इसके बाद जो आएगा वो होगा उसका ऑब्जेक्ट। देखिए, तो एज ए सब्जेक्ट हो गया और एज ए ऑब्जेक्ट हो गया। वहीं पर हम लोग और देखते हैं, डांसिंग मेक्स हर हैप्पी। तो बेटा यहां देख रहे हैं, यहां पर अगर ये मेन वर्ब है तो उसके पहले क्या होगा? अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो सीधा क्या होगा? सब्जेक्ट होगा। सब्जेक्ट, मेन वर्ब और फिर बचा हुआ इसका ऑब्जेक्ट। आई थिंक जेरेंड क्लियर होगा। जेरेंड कैसा होता है? मतलब V1 के साथ आप जोड़ दो ING। जैसे कि मैंने बोला रीड, अगर मैंने रीड बोला तो ING और जोड़ दूं रीडिंग, ठीक है ना। वैसे ही अब हम बात करते हैं इसके लास्ट टॉपिक की, इसका नाम है इन्फिनेटिव। एंड इन्फिनेटिव इज द बेस फॉर्म ऑफ वर्ब। बोले तो V1 ये होती है बेस वर्ब। क्लियर? इसके साथ हम कुछ भी जोड़ सकते हैं, S, ES, ED, ING और अलग अलग वर्ब बना लेते हैं, B1, B2, B3, B4, B5, है ना। यूजुअली विद 2 बिफोर इट। कैसे? इसके आगे 2 लगा दो और B1 लगा दो। इसमें क्या था? B1 लगा दो और पीछे क्या लगा दो? ING। B1 के पीछे ING लगा दो तो जेरेंड बनेगा और B1 के आगे 2 लगा दो तो इन्फिनेटिव बनेगा। बहुत डिटेल कॉन्सेप्ट है ये, मैं केवल आपको केवल इसका बेसिक बता रहा हूं। इसके भी टाइप होते हैं, समझिए, जानिए। और कहीं ना कहीं ये वर्ब की नॉन फाइनाइट सीरीज से आते हैं। जब आप मेरा वर्ब का वीडियो देखेंगे ना, वहां मैं आपको वर्ब के बारे में फाइनाइट, नॉन फाइनाइट या प्रिंसिपल वर्ब, कैपिलर वर्ब, बहुत सारी बातें उस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा। चलिए इसे खत्म करते हैं। एंड इन्फिनेटिव इज अ बेस फॉर्म, ये मैंने बता दिया था आपको। यस, स्ट्रक्चर क्या है बच्चों इसका? 2 + B1, यानी कि ये देखो, ये सब्जेक्ट हो गया, ये इसकी मेन वर्ब हो गई। अब बचा हुआ ऑब्जेक्ट क्या है? टू स्टडी। शी लाइक्स टू सिंग, दे केम टू हेल्प अस। ऐसा नहीं है कि ये सेंटेंस के पीछे ही आता है, ये सेंटेंस को शुरुआत भी कर सकता है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। जैसे कि आपने देखा होगा जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा, बहुत जगह पे लिखा होता है स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। तो जरूरी नहीं है कि हम स्मोकिंग लिख रहे हैं, हम वहां पर स्मोकिंग जगह पर टू स्मोक भी लिख सकते हैं। यानी कि कई जगह पर हम लोग जेरेंड की जगह पर इन्फिनेटिव का भी प्रयोग कर सकते हैं। दोनों वर्ब फैमिली से हैं और दोनों नाउन की तरह कार्य करते हैं। आपको क्लियर हुआ? बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको तो गलती से भी मिस नहीं करना। बहुत कम जगहों पर इसे हमें पढ़ने को मिलता है, इसलिए इसे बहुत अच्छे से पढ़िए। आई थिंक ये स्टेट बोर्ड या CBSE के ग्रामर कॉन्सेप्ट में भी आता है, कई बार पूछा भी जाता है, कई कंपटीशन एग्जाम में भी इससे सवाल बनते हैं। सो सारी की सारी चीज़ों को अच्छे से समझिए, अच्छे से जानिए। मेरी वीडियो में जितनी भी बातें आपके साथ शेयर की गई हैं या बताई गई हैं, उन्हें अच्छे से समझिए। आज मैंने आपके सामने नाउन के पूरे कॉन्सेप्ट को क्लियर किया कि नाउन कितनी होती हैं, कितने प्रकार की होती हैं। चलिए हम लोग वापस से चलते हैं और वापस से देखते हैं जो सीरीज है उसमें 5 मैंने पढ़ा दिया, प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, एब्स्ट्रैक्ट और मटेरियल। फिर हम लोगों ने 4 पढ़ा, कॉन्क्रीट, कंपाउंड, काउंटेबल और अनकाउंटेबल। फिर हम लोगों ने 3 पढ़ा, जेंडर, नंबर और केस। और फिर लास्ट में पढ़ा हमने 2 कि जेरेंड और इन्फिनेटिव। तो इसी के साथ ये वीडियो मैं यहीं खत्म करता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी को मेरा ये इनिशिएटिव बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो अधिक से अधिक लोगों के साथ इसे शेयर कीजिए और मेरे चैनल को द थ्योरी ट्री को सब्सक्राइब कीजिए। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि इसी तरह मैं आने वाले इसके जो और पार्ट हैं, आज हम लोगों ने नाउन की डिस्कस कर ली, अब आने वाला पार्ट हमारा प्रोनाउन का है, फिर एडजेक्टिव का है, वर्ब का है, एडवर्ब का है, प्रीपोजिशन का है, कंजंक्शन का है और इंटरजेक्शन का है। साथ ही साथ स्कूल से जुड़ी सारी ग्रामर की एक स्पेशल सीरीज में आपके साथ शेयर करूंगा। साथ ही साथ
अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट्स कीजिए और अपनी इस समस्या को, अपनी इस डर को अपने मन से निकालिए, क्योंकि अगर आप शुरुआत नहीं करेंगे तो आप उसका अंत भी नहीं कर पाएंगे। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिए और जुड़े रहिए और इंतजार कीजिए मेरे अगले वीडियो का, जो बहुत जल्दी आपके साथ शेयर की जाएगी। धन्यवाद।